है अबाउट पोलैरिटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम कल बता चुके हैं आपको कि जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर या चेन बनता है। उसकी पोलैरिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पोलैरिटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखिए, आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक शुगर होती है। इस शुगर पे 5वें नंबर कार्बन पे ध्यान दीजिएगा, पेंटोज शुगर थी। अगर हम इसका डायग्राम सिंपली आपको बना के इस तरह से बताना चाहें, पूरा डायग्राम हम नहीं बताएंगे, पहले बता चुके हैं। तो ये पेंटोज शुगर होती थी और इसके कार्बन नंबर 5 CH2 और इधर OH, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन। तो कार्बन नंबर 5 से और इधर क्या हुआ, इधर जुड़ा हुआ था फॉस्फेट ग्रुप हमारा। तीसरे नंबर कार्बन पे हमारा एक OH ग्रुप जुड़ा रहता है। तो यानी कि और पहले नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा रहता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा रहता है। इस वाले ये जो लिखा है इसको मिटा दें अगर। तो ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हमने किसका बनाया, न्यूक्लियोटाइड का। 3 चीजें इसमें हो गई, फॉस्फेट हो गया, ये शुगर हो गई और ये बेस हो गया। तो इन्हीं तीनों से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर है उसको हम प्राइम से डिनोट करते हैं ताकि नाइट्रोजनस बेस की जो कार्बन है उससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकें। तो 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। 3 प्राइम पे आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, OH ग्रुप। और 5 प्राइम वाले कार्बन से क्या अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में 2 एंड्स नजर आ रहे हैं हमको। एक एंड है 5 प्राइम फॉस्फेट वाला और दूसरा एंड है 3 प्राइम OH वाला। अब देखो, अगला जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे जुड़ेगा, वो इसी OH वाले ग्रुप से जुड़ेगा। तो अगर हम सेकेंड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बनाना चाहें तो इससे ये फॉस्फेट जुड़ा, उसके बाद ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 से। फिर से अगर हम बना दें, कल हम इसको बता चुके हैं आपको। और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, एक बेस जुड़ा होगा और यहाँ फिर 3 प्राइम पे OH, यानी कि 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और ये 5 प्राइम हमने लिखा। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं तो इसका एक एंड जो है, ये वाला एंड, ये 5 प्राइम एंड कहलाएगा और ये जो नीचे वाला एंड है, ये 3 प्राइम OH वाला, ये 3 प्राइम एंड कहलाएगा। तो दिस इज 3 प्राइम एंड। और ये जो ऊपर वाला है, ये जो रेड कलर से हम डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, 5 प्राइम एंड। इसी तरह से क्या होगा, लगातार न्यूक्लियोटाइड नीचे ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो नीचे जितना हम आते जाएं हमको हर बार 3 प्राइम एंड ही मिलेगा और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, 5 प्राइम एंड। इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी कि पोल्स डिफाइंड हो गए, ऊपर वाला हमको 5 प्राइम मिल रहा है और नीचे वाला हमको 3 प्राइम मिल रहा है। जैसे कोई मैग्नेट अगर आप लेते हैं इस तरह से, तो उसमें 2 पोल्स होते हैं ना, एक को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को हम कहते हैं साउथ पोल। इसी तरह हमारी जो पृथ्वी है इसमें भी हमारे पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो जहां पे पोल्स डिफाइन हो गए तो कंडीशन क्या हो जाती, कहलाती है वो पोलैरिटी, यानी कि पोलैरिटी स्टेब्लिश हो गई, डिफाइन हो गई।
दो अलग अलग एंड्स जहां भी प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब कि वहां पे पोलैरिटी होगी। तो इसी तरह से इस न्यूक्लियोटाइड चेन में भी पोलैरिटी है, एक 5 प्राइम एंड है, दूसरा 3 प्राइम एंड है। तो इसी को हम कहते हैं पोलैरिटी ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट पोलैरिटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। सर हाँ शुगर बनाया था 3 प्राइम पे ओएस लगा था। हाँ वहाँ पे गेम आपने बताया था, इसका मतलब ये बैलेंस हो जाएगा ना ऊपर। क्या चीज? सर ऊपर पड़ जाइए। हाँ सर बताओ। यहाँ पर 3 प्राइम पे ओएस लगा हुआ है, हाँ हाँ यहाँ से हटेगा नहीं। हाँ, ये तो हटेगा ही, वो चीज हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिर्फ सिंपली जोड़ के बता रहे हैं, एच तो हट ही जाएगा। जी सर। लेकिन हाँ भाई, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर तो निकलना ही निकलना है। तो ये यहां से हटेगा। तो जब ये हट जाएगा, ये वाला OH मान लो हट गया, तो लेकिन अब इस एंड पे तो ये OH आ गया ना। हाँ, तो बीच वाले सब हटते चले जाएंगे और सिर्फ आखिरी वाला OH बचेगा, तो वो पोलैरिटी को डिफाइन कर देगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब देखो, अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की हम बात करें तो देखो, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसका फाइनल जो डिस्कवरी थी वो लगभग 1950 से 55 के बीच में हुई। और बहुत एक्यूरेट अगर हम हों तो जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इट वाज डिस्कवर्ड, ये कब खोजा गया? डिस्कवर्ड बिटवीन 1950 टू 1953, 1950 से 53 के बीच में ये खोजा गया। मतलब अच्छी खासी नॉलेज जो है वो इकट्ठा कर ली गई थी साइंटिस्ट द्वारा इस ड्यूरेशन में, ताकि डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जा सके। और इसमें जो मेन साइंटिस्ट्स इन्वॉल्व थे उनका नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। मेन साइंटिस्ट्स वर इरविन चारगाफ, पहले साइंटिस्ट हैं। इसके बाद मॉरिस विल्किंस, फिर रोजालिंड फ्रैंकलिन, इसके बाद जेम्स वॉटसन, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, वॉटसन एंड क्रिक में। और क्रिक तो थे ही, तो उनका पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस क्रिक। तो ये 5 ये जो साइंटिस्ट थे, इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिड्यूस करने में या डिस्कवर करने में। और उसमें भी जो मेन नाम आता है वो किसका आता है? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का। इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया था अपने एक पन्ने, एक पेज के रिसर्च पेपर में। सिर्फ एक ही पेज का रिसर्च पेपर था इनका। आजकल आप अगर कभी कोई रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें 14-15 पेज ऑन एन एवरेज होते हैं और 28-28, 30-30 पेज के रिसर्च पेपर छपते हैं। इनका सिर्फ एक पेज का था और उसी एक पेज के रिसर्च पेपर ने इनको नोबेल प्राइज दिला दिया, क्योंकि छोटी मोटी डिस्कवरी नहीं थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आज उसी के बेसिस पे क्या क्या काम हो रहे हैं आगे आपको पता चलेगा जब बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको। और इस चैप्टर में भी आगे आएंगी चीज़ें, डीएनए सीक्वेंसिंग है या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये सब बिना डीएनए के स्ट्रक्चर के पॉसिबल ही नहीं था। तो वो चीज़ें आपको पता चलेंगी आगे। तो मेन जो क्रेडिट था वो किसको? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को जाता है। तो इसका मतलब हम ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो करेक्ट स्ट्रक्चर था डीएनए का, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये किसके द्वारा किया गया था?
वर्कड आउट बाय वॉटसन एंड क्रिक, और कब? 1953 में। तो कभी कभी ये ईयर भी पूछ लेता है। और इन्होंने कौन सा मॉडल दिया? दे प्रपोज्ड डबल हेलिकल मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अभी क्या है वो डबल हेलिक्स मॉडल, हम देखेंगे आगे। अब ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है या डबल हेलिकल मॉडल है, ये दो मेजर डिस्कवरीज या मेजर इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है। तो डबल हेलिकल मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल ही कहें, डबल हेलिक्स मॉडल इज बेस्ड ऑन टू मेजर इन्वेस्टिगेशंस। जैसे जासूस जो है वो सुराग ढूंढता है, वैसे साइंटिस्ट भी सुराग ढूंढते हैं, तो इसीलिए इसको इन्वेस्टिगेशन टर्म दिया गया है। तो ये जो दोनों मेजर इन्वेस्टिगेशन है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो था वो था चारगाफ्स रूल फॉर बेस पेयरिंग। जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो आपस में कैसे पेयर करेंगे, इसके लिए चारगाफ ने कुछ नियम बताए थे। तो उस पे भी डबल हेलिक्स मॉडल डिपेंड करता है बहुत सारा, काफी हद तक। और जो दूसरा मेजर इन्वेस्टिगेशन था वो था स्टडी ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ये क्या होता है? देखो, लाइट अगर किसी मीडियम से ट्रेवल करती है, तो अगर मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे सपोज करो कि ये हमने ले लिया, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, इसमें हम वाटर ले रहे हैं, ये बीकर है और इसमें हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब लाइट जो है वो सपोज करिए कि यहां पे इंसिडेंट हो रही है वाटर की सरफेस पे, तो यहां पे एक बल्ब हम बना देते हैं और बल्ब से क्या निकल रही है? रोशनी, प्रकाश। ये लाइट इंसिडेंट होती है कहां पे? सरफेस ऑफ वाटर पे। और जैसे ही अपने सरफेस ऑफ जो वाटर के सरफेस से ये लाइट टकराती है, तो इसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि इसको जाना कहाँ था? जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ा सीधा इसको बना दें, लेकिन ये जा कैसे रही है? इसका पाथ थोड़ा सा टिल्ट हो गया, यानी कि झुक गया, चेंज हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। यानी कि यहाँ ऊपर क्या है? मीडियम एयर, और यहाँ क्या है? मीडियम वाटर। तो जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट में डिफ्रैक्शन आ रहा है। तो यहाँ तो हम लाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर होगी, ईएम वेव जिसको हम कहते हैं, लाइट भी एक ईएम वेव ही है भाई। ईएम वेव का तुमको मालूम होगा ना, सी, गामा, एक्स, यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, ठीक है, उसके बाद आर। ये पूरा रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसको कॉस्मिक रे कहते हैं, इसको गामा रे कहते हैं, इसको एक्स रे कहते हैं। ये यूवी रे होता है, ये वी फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमको दिखता है, आई आर फॉर इंफ्रारेड, आर का मतलब होता है रेडियो वेव्स। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो इनमें डिफ्रैक्शन होगा। तो इसमें से एक्सरे को चूज कर लिया गया, क्योंकि एक्सरे के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। अब पूछो कि काहे गामा नहीं यूज़ किया गया, काहे कॉस्मिक नहीं यूज़ किया गया, उसमें तो और एनर्जी होती है। तो बात यह है कि अगर गामा या कॉस्मिक, एक तो उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है उसको प्रोड्यूस करना, और दूसरा अगर प्रोड्यूस कर भी लिया गया
तो इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जिस मीडियम से ये पास होगा उस मीडियम को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो हमको वो भी नहीं करना है कि पता चले हम जैसे ही गामा रे छोड़े और स्वाहा हो गया सैंपल ही हमारा, तो सारी डिस्कवरी धरी की धरी रह जाएगी। तो एक्सरे का यूज किया जाता है। अब इसमें करते क्या है कि डीएनए का इस तरह का छोटा सा क्रिस्टल बनाते हैं। ये क्या है? डीएनए क्रिस्टल। और जब इसके ऊपर एक्सरे छोड़ी जाती है, ये क्या है? दिस इज एक्सरे। तो ये डिफ्रैक्ट होती है, यानी कि डीएनए पे पड़ने के बाद एक अलग डायरेक्शन में निकलती है, बाहर निकल रही है। अब ये भाई सब कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ना डीएनए, बाकी को वापस कर देगा उसका पाथ चेंज करके। तो ये क्या है? ये डिफ्रैक्टेड एक्सरे हो जाएगी, डिफ्रैक्टेड एक्सरे। अब ये जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे बाहर निकल रही है उसको एक एक्सरे प्लेट के माध्यम से, जैसे एक्सरे करवाने कभी गए हो या किसी और का अपना चाहे किसी का भी, तो देखे होंगे पहले वो प्लेट लगाते हैं और उसके बाद फिर एक्सरे छोड़ी जाती है। तो उस प्लेट पे जहां जहां एक्सरे पड़ती है वहां पे वो एक्सपोज हो जाती है प्लेट। तो इस तरह से हमको एक पैटर्न उस पर नजर आता है। तो हड्डी उड्डी टूटी होगी या उसमें क्रैक होगा तो सब दिख जाएगा। उसी तरह यहाँ भी प्लेट लगाई जाती है। तो ये डिफ्रैक्टेड एक्सरे जब निकलती है उस पर्टिकुलर क्रिस्टल से तो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाती है उस प्लेट पे। उस पैटर्न को एनालाइज करके ये देखा जाता है कि जिस भी सैंपल से एक्सरे निकल रही है उस सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉम्पोजिशन कैसा होगा या उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये डिड्यूस किया जा सकता है। तो जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेनली एक्सपेरिमेंट किसने किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था मॉरिस विल्किंस ने और रोजालिन फ्रैंकलिन ने। इन दोनों लोगों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था। और चारगाफ वाला तो अभी हम आपको बताएंगे ही, इन्होंने जो बेस पेयरिंग का रूल दिया था वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब इस एक्सरे डिफ्रैक्शन में हुआ क्या कि डिफ्रैक्टेड एक्सरे का एक पैटर्न बना। अब वो पैटर्न कैसा बना वो आप देख लीजिए, अभी हम दिखाते हैं इमेज से आपको। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये सब नजर आ रहा है सबको? जी सर। हाँ, यस सर। इस तरह का पैटर्न ये जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ये बन के आया जब डीएनए के सैंपल में एक्सरे एक्सपोज की गई। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बीच बीच ब्लैक स्पॉट्स हैं, फिर बीच बीच में गैप है, और उसके बाद ये जो एरिया है ये डार्क है, उसके बाद लाइट एरिया है, फिर और डार्क है। एक्सरे डिफ्रैक्शन के पैटर्न को स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, ये एक प्रोफेशनल का काम है, ठीक है। इसमें बहुत समझ और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसी डिफ्रैक्शन पैटर्न को एनालाइज करके मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, यानी विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन लोगों ने कुछ बातें बताई, कुछ निष्कर्ष निकाला, कुछ एनालिसिस के पॉइंट रखे। तो अब वो पॉइंट्स क्या थे, वो पॉइंट्स हमको जानना बेहद जरूरी है। तो आफ्टर एनालाइजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न विल्किंस एंड फ्रैंकलिन जो थी वो महिला थी, याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो पुरुष बना दो इनको।
फ्रैंकलिन होगा, स्पेलिंग थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन। तो विल्किन और फ्रैंकलिन ने कुछ बातें बताई, यानी कि कॉन्क्लूडेड फॉलोइंग पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम एक एक करके। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था, नंबर 1, इसमें इन्होंने क्या कहा कि डीएनए इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल। बहुत लंबा मॉलिक्यूल होता है, ये छोटा मॉलिक्यूल नहीं है। लॉन्ग मॉलिक्यूल consisting of two similar strands which run parallel। ध्यान दीजिएगा, यहां हम पैरेलल लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बाद में जब और डिटेल्ड एनालिसिस हुई तो पता चला कि ये पैरेलल नहीं होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फाइंडिंग किसकी हम बता रहे हैं, विल्किंस और फ्रैंकलिन की। उन्होंने जो कहा था वो हम बता रहे हैं। साथ ही ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, यानी कि सेकंड पॉइंट, डीएनए इज ट्विस्टेड, मतलब एकदम सीधा नहीं होता है, मुड़ा हुआ होता है। ट्विस्टेड इन हेलिकल मैनर, हेलिक्स के फॉर्म में ट्विस्टेड होता है। अगला पॉइंट क्या बताया इन्होंने, अगला पॉइंट ये बताया कि बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी ये देयर नहीं होगा, THERE, देयर इज अ गैप ऑफ 0.34 नैनोमीटर, या कहें हम 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। अगला पॉइंट क्या उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा कि डीएनए डबल हेलिक्स हैज अ डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर इसको कह सकते हैं। और क्या बात बताई, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब पता होना चाहिए। डीएनए हैज मेजर एंड माइनर ग्रूव्स। अभी ये सब चीजें डायग्राम की हेल्प से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और there are 10 base pairs in each turn of helix। जब हेलिक्स एक कंप्लीट टर्न बना लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो उस पूरे टर्न में 10 बेस पेयर्स समाहित होते हैं। अब आप समझें, ये पॉइंट्स दिए थे विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। इन्हीं पॉइंट्स को और इलाबोरेट करके वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। तो आप ध्यान से देखें तो सारी जानकारी तो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने दे ही दी है, लेकिन दुर्भाग्यवश फ्रैंकलिन जो थी उनको कैंसर हो गया और वो एक्सपायर कर गई, तो स्टडी आगे कंटिन्यू हो नहीं पाई। अब क्रिक और वॉटसन के पास बढ़िया मौका था, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और बाद में
वॉटसन, क्रिक और विल्किंस, इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, इसीलिए बेचारी फ्रैंकलिन इनको नोबेल प्राइज नहीं नसीब हुआ। तो अगर आपको नोबेल प्राइज चाहिए तो सबसे पहली शर्त है कि आपको जिंदा रहना पड़ेगा, ठीक है, बाकी काम तो बाद में होते रहेंगे। तो ये पूरी कहानी थी इनकी। तो एक्सरे वाला तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, स्टडी ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसमें क्या क्या चीजें हमको मिली। अब बात करेंगे हम चारगाफ्स रूल फॉर बेस पेयरिंग की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चारगाफ्स रूल बस फॉर बेस पेयरिंग, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो चारगाफ्स रूल क्या क्या है, इसको चारगाफ ने कब प्रपोज किया? proposed in 1950 by Erwin Chargaff। 1950 में इन रूल्स को प्रपोज किया था इन्होंने। और ये हैं क्या? सबसे पहला नंबर 1 कि इन डीएनए प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस हैं। तो डीएनए में प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स आर ऑलवेज इन इक्वल अमाउंट, यानी जितना प्यूरीन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। इसका मतलब कि प्यूरीन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। तो इसका पूरा टोटल कर लीजिए, तो ये बराबर होगा किसके? पिरिमिडीन्स के। और पिरिमिडीन्स डीएनए में कौन कौन पाए जाते हैं? साइटोसिन और थाइमीन। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यूरेसिल जो होता है वो भी पिरिमिडीन होता है, लेकिन वो पाया जाता है आरएनए में। तो ये पहली स्टेटमेंट, पहला रूल है चारगाफ का। नंबर 2, अमाउंट ऑफ, डीएनए के अंदर ही बात हो रही है सब, बार बार इन डीएनए नहीं लिखेंगे। तो अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमीन, सिर्फ टी लिख दे रहे हैं, थाइमीन, एंड दैट ऑफ गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। मतलब अगर एक सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहें तो A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C। समझ में आ रहा है? इन अ गिवन डीएनए मॉलिक्यूल, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन की मात्रा जो है वो थाइमीन के बराबर होगी और गुआनिन की मात्रा साइटोसिन के। ठीक, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल, चारगाफ का तीसरा रूल, इसमें चारगाफ क्या कहते हैं कि द बेस रेशियो A प्लस T इज कांस्टेंट फॉर a species but may vary from one species to another species। ये बेस रेशियो, ये A प्लस टी अपॉन G प्लस C, इसको कहेंगे। भाई रेशियो तभी तो होगा,
A plus T upon G plus C is constant for a species but may vary from one species to another species। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी एक स्पीशीज की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो चाहे वो आप पश्चिम बंगाल का आदमी उठा लीजिए, चाहे अमेरिका का आदमी उठा लीजिए, चाहे चाइनीज लोगों को उठा लीजिए, वैसे तो वो सब बंदर होते हैं लेकिन फिर भी हैं तो आदमी की ही शक्ल में, तो उनको उठा लीजिए, किसी भी आदमी का सैंपल ले लीजिए, डीएनए का सैंपल, उसमें जो बेस रेशियो होगा A प्लस टी अपॉन G प्लस सी वो कांस्टेंट ही होगा। लेकिन किसी आदमी का डीएनए ले लीजिए और चूहे का डीएनए ले लीजिए, तो चूहे में ये A प्लस टी अपॉन G प्लस सी अलग होगा, स्लाइड डिफरेंट होगा, और आदमी में तो अलग होगा ही होगा। तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर्स के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग स्पीशीज के लिए ये रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल एक हम बताएं आपको, फॉर एग्जांपल इन प्रोकैरियोट्स A प्लस टी अपॉन G प्लस सी इज लेस देन 1, एक से कम होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, यानी कि दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स आर जी, या आर नहीं, यहां पे लिखेंगे प्रोकैरियोट्स हैव जीसी रिच डीएनए, यानी कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में जी और सी का कंटेंट ज्यादा होता है। और जाहिर सी बात है, जब नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरऑल ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं वो जीसी रिच होने की वजह से इनका जो बेस रेशियो है वो 1 से कम आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ह्यूमंस की बात करें या यूकैरियोट्स की बात करें तो बेस रेशियो 1 से ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग जीसी रिच नहीं हैं, हम लोग एटी रिच हैं। तो क्लियर रहेगा ये बात। तो मतलब इन जनरल अगर हम यहां लिख दें यूकैरियोट्स A प्लस टी अपॉन G प्लस सी ग्रेटर देन 1, बस सिंपल सी बात। तो ये थे चारगाफ के रूल जो आपको याद रखना है। इसके बेस पे कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, हम भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है इसमें कराएंगे, देंगे। अब हम आते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। जो बातें फ्रैंकलिन और विल्किंस ने बताई थी उन्हीं चीज़ों को वॉटसन और क्रिक ने इलाबोरेट किया और एक मॉडल बनाया, बाकायदा फिजिकल मॉडल तैयार किया और साथ ही साथ उसको कागज़ पे भी बना के दिखाया। लेकिन कागज़ पे तो आप 2 डायमेंशनल चीज़ें ही दिखा सकते हैं, और विल्किंस और फ्रैंकलिन के जो फाइंडिंग्स थी उनसे हेल्प लेके इन्होंने एक 3D मॉडल तैयार किया डीएनए का, जो आप वीडियो वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। या 3D मॉडल जो है लैब्स में रखे भी रहते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि इस साल जो है उसका एक डीएनए का 3D मॉडल मंगाएं लैब में, तो लैब में भी आप देख सकते हैं उसको। तो वो मॉडल बेसिकली तैयार किसने किया था? वॉटसन और क्रिक ने। अब इन्होंने क्या बातें बताई, मैक्सिमम तो आपको पता ही है, जो ऊपर लिखी हैं वही बातें इन्होंने रिपीट की थी, लेकिन फिर भी उसको एक हम सीक्वेंस में लिख देते हैं यहाँ ताकि वो पॉइंट्स आपको याद रहें। तो वॉटसन और क्रिक ने, अच्छा इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, वो पॉइंट लिख लीजिए, मतलब लिख देते हैं यहाँ पे हम, वॉटसन प्लस क्रिक प्लस विल्किंस, इन तीनों लोगों को मिला नोबेल।
और नोबल कब मिला? 1962। वॉटसन। तो इस मॉडल ऑफ डीएनए के डिटेल में जाने से पहले हम इसका एक इमेज देख लेते हैं, ताकि उसी में हम आपको चीजें एक्सप्लेन कर दें और बाद में सिर्फ हमको सम अप करना रहे। तो ज्यादा बड़ा हो गया। सबकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये? यस सर। छोटा तो नहीं लग रहा है? सही है सर। ठीक है, यही है डीएनए का। छोटा लग रहा है? अब दिक्कत ये, बढ़ाएंगे तो फिर कट जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। सर जूम करके देख। नहीं तो जूम करके तो तुम देख ही लोगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना। अभी इतने पे नजर आ रहा है? दिख रहा है। अच्छा, तो ठीक है, कोशिश करो इसको समझने की। बाद में जब पीडीएफ देंगे तो उसमें तो आराम से जूम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी जूम हो जाता है स्क्रीन। अच्छा, तो कर लो, जूम कर लो, फिर तो अच्छा ही है। हाँ, मोबाइल के साथ यही सब फायदे हैं। अब देखो, इसमें सारी चीजें जो है, जितने पॉइंट्स ऊपर हमने देखे थे, वो सब कुछ सम अप है। पहली चीज तो ये है कि ये जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में रन कर रहा है, यानी कि एक स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड इसकी ये रन कर रही है, और जो दूसरी स्ट्रैंड है वो ये रन कर रही है। तो यानी कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट ये दिख गया हमको। अब इसको हम हटा दें यहां से। दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है हमको कि ये जिस सर्किल में रोटेट कर रहा है, या ये हेलिक्स जो बन रहा है, ठीक है, उस सर्किल का ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये क्या है? 20 एंगस्ट्रॉम। देखो यहां पे ये डायमीटर बना हुआ है। भाई ये डीएनए जो है ये कैसे कॉइल होता है? ये इस तरह से ये कॉइल होता है। ये रोटेट करता है। अब समझो, ये एक दूसरे के ऊपर रोटेट नहीं करता है। एक दूसरे के ऊपर अगर रोटेट करता तो ऐसे ऐसे बन जाता ये, जैसे चोटी जो है वो बनाती हैं लड़कियां। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर रोटेट न करके एक कॉमन एक्सिस होती है, ये एक कॉमन एक्सिस जा रही है जिसके अराउंड ये डीएनए रोटेट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे ये छुप जाएगा क्योंकि ये अंदर से आ रहा है, फिर ये बाहर हो गया, फिर ये यहाँ पे गायब हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे गायब हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डायग्राम को हम कंप्लीट कर दें तो इट इज लाइक दिस। ये हो गया, हाँ, अब समझ में आया। ये जो कॉमन एक्सिस है ब्लैक कलर की, कॉमन एक्सिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड की कॉमन है, दोनों स्ट्रैंड के लिए कॉमन एक्सिस की तरह काम कर रही है। इसी के अराउंड डीएनए जो है वो कॉइल होता है या हेलिक्स के फॉर्म में रोटेट करता है। जैसे सीढ़ी तुम देखी होगी कई, जो बाहर अपने घर के लोग लगवाते हैं, गोल सीढ़ी जो होती है, तो उसमें बीच में एक पिलर होता है और उसी पिलर के चारों तरफ वो सीढ़ी गोल गोल घूमती रहती है। बस वही समझो, वही है ये डीएनए। तो ये चीज भी यहां से हमको नजर आ रही है। तो अब ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसको अगर हम मिटा दें ताकि चीजें फिर से क्लियर हो जाएं।
क्या? सब BDNA। हाँ हाँ, ये BDNA ही है। जो वाटसन एंड क्रिक ने जो प्रपोज किया था वो बी मॉडल ही था डीएनए का। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ेंगे तो उसमें ADNA, BDNA, cDNA, ZDNA, DDNA सब पढ़ेंगे, 5 टाइप के डीएनए पढ़ेंगे। तो ये जो है बेसिकली BDNA है। अब देखो इसमें ये जो पहला स्ट्रैंड है इसको हम पहला कह दे रहे हैं, इसका 3 प्राइम एंड इधर है और इधर से चलते चलते चले आए ये नीचे 5 प्राइम एंड इधर है। ये जो दूसरा वाला है इसका 5 प्राइम एंड इधर है और 3 प्राइम एंड जो है वो नीचे है। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, यानी कि एंटी पैरेलल हैं। एक का 3 प्राइम दूसरे के 5 प्राइम से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। समझ में आया ये? अब देखिए, एक स्पाइरल ये वाला 1 स्पाइरल ये कहां से कहां तक आ रहा है? दिस मच, यहां से लेके और यहां तक एक पूरा टर्न कंप्लीट हो रहा है, जो कितने एंगस्ट्रॉम का है? 34 एंगस्ट्रॉम। और इस पूरे कंप्लीट टर्न में देखो, यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां ये रोटेट हुआ 180 डिग्री और यहां से यहां ये रोटेट हो गया 360 डिग्री। टोटल 360 डिग्री करने पे एक चक्कर कंप्लीट हो गया। ये जो पूरा टर्न कंप्लीट होता है हेलिक्स का, इसकी लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको काउंट करने के लिए कह दिया जाए तो आप ऐसे काउंट करेंगे। ये यहाँ पे भी एक बेस पेयर है जो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, अंदर की तरफ, वो दिखेगा नहीं सामने से। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, यहाँ भी अंदर की तरफ घुसा होगा, 6 7 8 9 10। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो 2 बेस पेयर्स के बीच की आपस की दूरी कितनी होगी? 34 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 3.4 क्या? एंगस्ट्रॉम। वही चीज यहां पे दिखाई जा रही है। ये देखो 3.4 एंगस्ट्रॉम लिखा है ना, 2 बेस पेयर्स के आपस की दूरी, यानी कि 2 बेस पेयर्स एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर दूर दूर होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमने ये भी कहा था, मिटा दें इसको, हाँ, हमने ये कहा था कि जब ये स्पाइरली ट्विस्ट होते हैं तो 2 तरीके के ग्रूव्स तैयार होते हैं। एक को हम कहते हैं माइनर ग्रूव। देखो ये ग्रूव मतलब कि ये इतना छोटा वाला हिस्सा, ग्रूव का मतलब होता है एक धसान जिसको हम कहें। तो ये माइनर ग्रूव होता है, ये छोटा होता है। और दूसरा क्या बनता है? मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव देख रहे हो कहाँ से? ये मतलब इस तरह से ये पूरा, ये क्या है? दिस इज मेजर ग्रूव। तो जो बड़ा है उसको मेजर कहेंगे और जो छोटा है उसको माइनर कहेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पे, 2 मेजर ग्रूव्स के बीच में या 2 माइनर ग्रूव्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वही कहलाती है 1 स्पाइरल। ये जो लिखा हुआ है 1 स्पाइरल, इस तरह से लिखा हुआ है ना, यानी कि हेलिक्स को एक पूरा टर्न कंप्लीट करने के लिए
या तो 2 मेजर ग्रूव्स चाहिए या 2 माइनर ग्रूव्स चाहिए। नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है तो यहाँ फिर से हम डायग्राम बना दे रहे हैं इस तरह से, लाइक दिस। ये डीएनए हो गया। अब ये वाला इलाका क्या है, ये माइनर ग्रूव है, ये भी माइनर ग्रूव है। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसी को हम कह रहे हैं क्या, 1 स्पाइरल। इसका अपोजिट भी ट्रू है। अपोजिट मतलब क्या कि अगर हम 2 मेजर ग्रूव ले लें, ये मेजर ग्रूव हो गया एक और ये दूसरा मेजर ग्रूव हो गया, तो इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी ऑल्सो अ स्पाइरल। और दोनों कंडीशन में ये जो टर्न है ये कंप्लीट हो जा रहा है, देख रहे हो 180 और फिर यहां घूमा 360, टर्न कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट इसमें क्या समझना है, इसको मिटा दें पहले, इमेज ही पूरी चली जा रही है। चलो थोड़ा जूम ही हो गया। अगला पॉइंट इसमें आपको ध्यान क्या देना है, ये क्या है, ये एक नाइट्रोजनस बेस है और ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस है। देखो ये जो बेसेस होते हैं ये अंदर की तरफ ओरिएंटेड हैं, अंदर की तरफ, और इनका ये जो एंगल होता है यानी कि जो स्ट्रैंड है उससे ये नाइट्रोजनस बेस कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री, और अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं बेस। ये नहीं कि इसको हम ऐसे ये बाहर निकाल दिए, नहीं, बाहर की तरफ नहीं होता है, हमेशा बेस जो है वो अंदर की तरफ होता है। और जो एंगल होता है बिटवीन सुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड द नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। यानी नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो राइट एंगल पे होते हैं। बस इतनी बातें अगर आपको मालूम हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको सब कुछ मालूम है अपने लेवल पे, ये मान के चलिए। अब ये जो पॉइंट्स हमने बताए हैं इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। तो कौन कौन से पॉइंट हमने बताए, सबसे पहला पॉइंट हमने ये बताया कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, या हम कहें इसको स्ट्रैंड्स, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, दूसरा पॉइंट खैर हम जो बताने जा रहे हैं वो कल ही बता चुके हैं कि ग्लाइकोसिडिक एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा डीएनए ड्यूप्लेक्स, इसका मतलब क्या हो गया, डुप्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि 2 स्ट्रैंड्स स्पाइरली कॉइल्ड विद ईच अदर, इसी को हम कहते हैं डीएनए डुप्लेक्स। ये हम आपको अभी बता चुके हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ कॉइल तो जरूर होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर कॉइल नहीं होते हैं, एक कॉमन एक्सिस के अलोंग कॉइल होते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है कि द 2 strands are not coiled upon each other, एक दूसरे के ऊपर नहीं कॉइल होते हैं ये, while नहीं, instead the whole double strand
डबल स्ट्रैंड कहें या इसी को हम क्या कह दें, डीएनए ड्यूप्लेक्स। जो पूरा डीएनए ड्यूप्लेक्स है, डीएनए ड्यूप्लेक्स इज कॉइल्ड अपॉन itself around a common axis। जो ऊपर हमने समझाया, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड पूरा डीएनए ड्यूप्लेक्स ही कॉइल्ड होता है। जैसे सीढ़ी होती है गोल वाली, पिलर के अराउंड होती है ना कॉइल्ड, उसी तरह से, तो उसी तरह से ये डीएनए भी होता है। तो ये बात हो गई डीएनए ड्यूप्लेक्स की। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? 3। चौथा पॉइंट क्या है? बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। तो शुगर और फॉस्फेट मिलके ही डीएनए का बैकबोन बना रहे हैं। जैसे सीढ़ी होती बांस वाली, उसमें दोनों बांस जो हैं, जिसमें क्या कहते हैं, उसके सीढ़ी के स्टेप लगाए जाते हैं, अगर उनमें से एक बांस पूरा निकाल लो तो क्या होगा? बचेगा? उस सीढ़ी बचेगी नहीं, सीढ़ी कहलाएगी नहीं। तो दोनों बांस जैसे बैकबोन होते हैं, वैसे ही पेंटोज शुगर और फॉस्फेट मिलके डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। ऊपर डायग्राम देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये जो इस तरह से कॉइल हो रही है, ये चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? पोलैरिटी वाला, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पोलैरिटी वाला पॉइंट क्या था कि एक स्ट्रैंड जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करेगा, और दूसरा स्ट्रैंड, या इसको ऐसे, ये तो खैर एंटी पैरेलल वाला हो गया मामला। पोलैरिटी का मतलब ये हो गया, इसको हम मिटा दें। पोलैरिटी का मतलब कि देयर आर 2 डिफरेंट एंड्स, अलग अलग एंड्स होते हैं। कौन कौन से? 3 प्राइम एंड 5 प्राइम इन ईच स्ट्रैंड। हर एक स्ट्रैंड में 2 अलग अलग एंड्स होते हैं, 3 प्राइम और 5 प्राइम, और उसी को कहते हैं हम पोलैरिटी। अगला पॉइंट क्या बताया था इन लोगों ने, वॉटसन एंड क्रिक ने? इसको इलाबोरेट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये बात इन्होंने कहां से उठाई थी, कहां से ली थी? चारगाफ के रूल से। चारगाफ ने क्या कहा था कि ए पेयर्स विथ टी, क्योंकि ए और टी की मात्रा बराबर होती है, और इसी तरह से जी पेयर्स विथ सी। गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बाइंड करेगा और एडेनिन हमेशा थाइमिन से बाइंड करेगा, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए सी से बाइंड कर जाए और जी टी से बाइंड कर जाए, नहीं। हमेशा ए और टी के बीच में जब कॉम्प्लीमेंटरिटी रहेगी तभी ये बॉन्ड बनेगा, उसी तरह से जी और सी के बीच में बॉन्ड बनेगा। और इसी वजह से, यानी कि बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, the strands are complementary to each other, complementary and not identical to each other।
इसका मतलब क्या हो गया, मतलब समझो, यहाँ पे पेज बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक स्ट्रैंड में ये 3 प्राइम है और इस स्ट्रैंड में बेस सीक्वेंस है ए टी टी सी जी सी सी टी ए 5 प्राइम, ये पहला स्ट्रैंड हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा स्ट्रैंड भी मान लो हम एंटी पैरेलल ही चला दें और लिख दें सीधे ए टी टी जी सी सी टी ए 3 प्राइम, ये गलत हो जाएगा। अगर इस तरह से अरेंजमेंट होता तो इसको हम आइडेंटिकल कहते कि जैसा ऊपर वाले में है वैसा ही नीचे वाले में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे होती है, तुम ही लोग बताओ भाई, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे होती है? यहाँ दूसरे स्ट्रैंड का क्या लिख दें हम, बताओ जो कहो। जैसे यहाँ पे 5 प्राइम लिख रहे हैं, हाँ बोलो, अब बोलते जाओ। बस बस, तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वही आएगा दूसरे स्ट्रैंड पे, जी का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वही दूसरे स्ट्रैंड पे आएगा, जी खुद नहीं आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 इज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन बेसेस। हाँ, प्रेजेंट बिटवीन बेसेस। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी 2H बॉन्ड्स, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 3H बॉन्ड्स। तो इसका मतलब कि ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा है? जी और सी का बॉन्ड, क्योंकि 3 हो गए ना बॉन्ड्स यहाँ पे। तो GC जहाँ कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे दोनों स्ट्रैंड ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया था प्रोकैरियोट्स का। तो ये हो गया 7वां पॉइंट। फिर 8वां पॉइंट हमारे पास क्या है? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। अब यहाँ पे वो वाली बात हो जाएगी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स में कि एक स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम 5 प्राइम है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो मतलब इस तरह से 5 प्राइम 3 प्राइम है। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट इसको कहते हैं। अब सवाल ये है कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता क्यों है, क्या कारण है? ये सवाल हम भैया तुम लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग के लिए, नाइट्रोजन बेस की पेयरिंग के लिए। क्यों पैरेलल होगा तो दिक्कत हो जाएगी? जी क्या दिक्कत होगी बताओ? सर, नाइट्रोजन से फर्स्ट कार्बन पे होता है, तो दोनों पैरेलल करेंगे तो उधर अलग चला जाएगा, बाहर की तरफ नाइट्रोजन बेस चला जाएगा। बिल्कुल सही है। तो होमवर्क जो है क्लास में ही कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ता है और प्यूरीन के सामने अगर प्यूरीन रख दोगे तो क्या होगा? 2 डबल रिंग आपस में आ जाएंगी। तो एक तो डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है ना? डीएनए का स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात वही है जो अभी तुमने बताई कि अगर इसको भी 3 प्राइम कर देंगे तो अंदर की तरफ जो हम कह रहे थे कि बेसिस अंदर की तरफ इनवर्टली प्रोजेक्टेड होते हैं, तो वो कब हो पाएंगे? जब दोनों एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में रखे रहेंगे। अगर दोनों को पैरेलल कर दोगे तो एक ही डायरेक्शन में नहीं शिफ्ट हो जाएगा मामला। जैसे ऊपर डायग्राम में जाएं
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि सपोज ये वाला स्ट्रैंड है, इसमें क्या है, अंदर की तरफ ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं, अंदर की तरफ। अब इसी के पैरेलल एक और लगा दिया हमने, बना देते हैं, इसी के पैरेलल हमने यहाँ पे स्ट्रैंड इस तरह से बना दिया, एंटी पैरेलल नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, जो नाइट्रोजनस बेस है वो इस ओर ही ओरिएंटेड होगा, लाइक दिस। तो पता चले इस वाले का स्ट्रैंड यहाँ है, अरे सॉरी, नाइट्रोजनस बेस यहाँ है और इसका ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो भैया आपस में जुड़ेंगे कैसे? जब ये उल्टा होके घूम के वापस जाएगा तब ये अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होना शुरू होगा। जब अंदर की तरफ होगा तो पेयरिंग हो पाएगी। तो सही बताया कौन? समीर बताए, जफर बताए? किसने बताया? समय ने। जफर? जी सर। हाँ सही, ठीक है। तो ये बात हो गई एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स की। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में बस इतने ही पॉइंट्स थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, खैर उसका हम ये एंटी पैरेलल वाले में हमने जवाब एक तरह से दे ही दिया, लेकिन फिर भी चलो कल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना। सब लोगों के लिए है सवाल, होमवर्क। सवाल ये है कि हाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स remains यूनिफॉर्म। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर ही क्यों बनी रहती है, कैसे बनी रहती है, ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना? रिटन आंसर चाहिए, बोल के नहीं, लिख के और हमारे उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करना है कल तक। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब आज कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।